नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आ गया है नया वीडियो जो कि कक्षा 10, 11 एवं 12 यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वही क्रम के अनुसार आज छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के वीडियोस आप पढ़ चुके होंगे। पुराने वीडियोस में अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनकी लिंक हमारे आई बटन पर देख सकते हैं या फिर उन वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इस छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग के वीडियो के पहले आप उन वीडियोस को जरूर पढ़ लें ताकि आपको कभी भी काल विभाजन में और क्रम आपका ना टूटे, काल विभाजन में आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी तक हमने पिछले वीडियो में द्विवेदी युग तक पढ़ लिया था जिसका जो समय काल था वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। काफी पुस्तकों में आपको 1919 ईस्वी भी देखने को मिलता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 1918 ईस्वी ही दिया है। हमेशा ही काल विभाजन में मतभेद बना रहता है। विभिन्न पुस्तकों में आप कहीं 1919 पढ़ते हैं, कहीं 1918 पढ़ते हैं, तो ये काल विभाजन है और हर एक काल में समय अंतराल में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको जो छायावादी युग है वो 1936 ईस्वी तक ही देखने को मिलता है और आपकी जो सिलेबस में है उसमें आपको 1938 पढ़ना है। तो जो आपके सिलेबस में है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा और आपको वही पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए अब शुरू करेंगे हमारे वीडियो को। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा नया चैनल जो है वो सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही ये हिंदी साहित्य का जो गद्य का इतिहास है पूरा होगा, इसी से संबंधित रचनाएं और विभिन्न घटनाओं के बारे में जो लाइव क्लास होगी उसमें आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों की आपकी लाइव क्लास ली जाएगी जिससे आपको रचनाएं हैं और उससे संबंधित बहुत सी जो पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई संबंधित काल में उसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप इस प्रकार से जो लाइव क्लास चलेंगी उसमें जब आप भाग लेंगे, प्रतिभाग करेंगे, तो आप इतना निपुण हो जाएंगे कि आपको कभी भी परीक्षा में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रचनाओं से संबंधित या काल, जो विभिन्न काल हैं उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही निपुण हो जाएंगे। तो चलिए कॉपी पेन जरूर ले लीजिए हाथ में और जोश के साथ, जुनून के साथ शुरू करते हैं छायावादी युग से। तो छायावादी जो युग है उसका जो समय काल है वो 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं, चार जो लेखक थे, चार लेखकों के अंतर जो छायावादी युग है उसमें चार लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान छायावादी युग में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी लेखक हैं जिन्होंने छायावादी युग में बहुत सारी रचनाएं की हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। तो उनमें से जो अन्य लेखक हैं वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, पांडे वेचन शर्मा उग्र जी, भगवती चरण वर्मा जी, शिवपूजन सहाय जी। इनके अलावा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी और गुलाब राय, इनका पूरा नाम है बाबू गुलाब राय। ठीक है, संपूर्णानंद जी और वियोगी हरि जी, ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका संबंध छायावादी युग से हमें देखने को मिलता है। और जो छायावादी युग है इसमें देखा जाए तो जो विभिन्न विधाएं थी उनमें जो रचनाएं थी वो अपने चरम पर थी, यानी चरम सीमा प्राप्त कर ली थी। अभी तक जो द्विवेदी युग वगैरह देखने को मिला वहां पर उपन्यास, कहानी और नाटक देखने को ज्यादा मिलते थे, लेकिन जैसे ही छायावादी युग प्रारंभ हुआ हमें निबंध भी देखने को मिलने लगे, हमें रेखा चित्र भी देखने को मिलने लगे, हमें यात्रावृत्त रचनाएं भी देखने को मिलने लगी। तो जो अब हिंदी गद्य था वो अपनी चरम सीमा पर आ चुका था। ठीक है, जो हिंदी गद्य में जो वृद्धि हुई थी, विकास हुआ था, वो अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। प्रमुख नाटक जो छायावादी युग में हमें देखने को मिलते हैं और इनके बारे में पढ़ना है और याद करके रखना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है। तो ये जो नाटक थे वो जयशंकर प्रसाद जी के कुछ नाटक बहुत फेमस या कह दीजिए प्रसिद्ध हुए हैं। वो हैं कल्याणी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी। अब इनमें से जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक या कल्याणी नामक नाटक, चंद्रगुप्त नामक नाटक, इनकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। इसके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी जी के जो नाटक हैं वो हैं स्वर्ण विहीन,
रक्षाबंधन और प्रतिशोध, ये जो नाटक हैं ये हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने भी कुछ नाटक लिखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें से सन्यासी, सिंदूर की होली और मुक्ति का रहस्य, ये सभी नाटक छायावादी युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत जी, कुछ नाटक मैं और बता रहा हूं, उनके रचनाकार में बता रहा हूं, वो आप अपनी कॉपी में चाहें तो नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उन्होंने अंगूर की बेटी, राजमुकुट और सिंदूर की बिंदी। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा है सिंदूर की होली, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने सिंदूर की होली लिखा है, जबकि जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं उन्होंने सिंदूर की बिंदी नामक जो नाटक है उसकी रचना की है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, उन्होंने भी अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक इन और उड़ान, ये नाटक उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखे हैं। ये भी आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिख कर दे दिए ताकि आप उनके नोट्स बना लें, और आप चाहें तो जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं उनके बारे में भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको गोविंद बल्लभ पंत जी के अंगूर की बेटी, राजमुकुट और सिंदूर की बिंदी नामक जो नाटक है वो बताया है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा रचित जो है उड़ान, अलग अलग रास्ते और स्वर्ग की झलक, ये भी आप नाटक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी छायावादी युग में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रमुख उपन्यास के बारे में कि छायावादी युग में प्रमुख कौन कौन से उपन्यास हैं जो लिखे गए हैं। ठीक है, प्रमुख उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम निकल कर आता है। जैसे अभी नाटक में क्या था, जो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, प्रसिद्ध निकल कर आया था छायावादी युग में। उनकी जो रचनाएं थी कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और इसी प्रकार से जो उपन्यास का क्षेत्र था छायावादी युग में उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत अधिक योगदान है। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और गोदाम, ये इतने सारे प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने छायावादी युग में की थी। उनके अलावा जयशंकर प्रसाद जी के भी कुछ उपन्यास हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं, जैसे कि कंकाल, तितली और इरावती। इरावती के बारे में याद रखिएगा, जो इरावती है वो जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है, वो इनको पूरा नहीं कर पाए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो हमें याद रखना है कि इरावती है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और उपन्यासकारों की रचनाएं लिख सकते हैं, जैसे कि भगवती चरण वर्मा ने जो उपन्यास लिखे हैं वो है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो ये जो उपन्यास हैं ये भगवती चरण वर्मा ने लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं जो छायावादी युग में लिखे गए हैं और उनके रचनाकार कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा चिंतामणि नामक निबंध संग्रह लिखा गया है। ये केवल एक निबंध नहीं है, इस चिंतामणि निबंध संग्रह के अंतर्गत बहुत सारे निबंध हैं, जिनमें से घृणा, क्रोध, भाव या मनोविकार और साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और काव्य में रहस्यवाद, ये कुछ निबंध हैं जो चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी कि जो उन्होंने चिंतामणि नामक निबंध संग्रह लिखा है उसके अंतर्गत घृणा, क्रोध, भाव या मनोविकार, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, ये पूरा एक नाम है उनके निबंध का। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद पूरे उनके निबंध का एक पूरा एक नाम है, और काव्य में रहस्यवाद ये भी पूरा एक निबंध है। भाव या मनोविकार ये एक निबंध है। ये सभी निबंध चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में संग्रहित हैं, यानी कि एक ही निबंध संग्रह बनाकर उसके अंतर्गत बहुत सारे निबंध उन्होंने लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा हम गुलाब राय जी जो हैं उनके भी निबंध हम पढ़ते हैं। गुलाब राय जी द्वारा कौन कौन से निबंध लिखे गए हैं, तो गुलाब राय जी द्वारा ठलुआ क्लब, मेरे निबंध और मेरी असफलताएं, ये निबंध जो हैं गुलाब राय जी द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, अभी हमने गुलाब राय जी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कौन कौन से निबंध लिखे गए। तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व, ये जो निबंध हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और निबंध लिख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने भी लिखे हैं, उनका एक जो निबंध है वो काफी
प्रसिद्ध है उसका नाम है जीवन और दर्शन। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो श्याम सुंदर दास जी द्वारा गद्य कुसुमावली लिखी गई है। गद्य कुसुमावली नामक निबंध लिखा गया है श्याम सुंदर दास जी द्वारा, उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है। और जयशंकर प्रसाद जी का एक निबंध है काव्य कला, वो भी काफी फेमस रहा है और उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे उनके बारे में मैंने आपको लिख दिया है, इनको तो आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर लें। बाकी जो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जीवन और दर्शन, और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने काव्य और कला, इसके अलावा जो श्याम सुंदर दास जी हैं उन्होंने गद्य कुसुमावली, तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखकर बता दिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि छायावाद युग में कौन कौन सी कहानी जो थी वो प्रसिद्ध रही हैं और उनके कहानीकार कौन है। ठीक है, तो प्रमुख कहानी हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी। देखिए अभी मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है उपन्यास की रचना की थी, गोदान, कवन, निर्मला, सेवा सदन और रंगभूमि। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। उनमें पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये बहुत ही प्रमुख उनकी कहानियां रही हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्हें बड़े भाई साहब नामक भी रचना की है जो ये उनकी कहानी के अंतर्गत है। मंत्र नामक रचना भी की है। ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, और ठाकुर का कुआं, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जो छायावादी युग में लिखी गई है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, उनकी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल, आंधी, पुरस्कार, ये सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनके बारे में पूछा जाता है। आकाशदीप तो कई बार पूछी गई है, आंधी कई बार पूछी गई है, तो ये आप याद रखें। आज हम बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी विधाओं की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारा ये वीडियो है इसमें आप कम से कम नहीं तो 100 रचनाएं तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कुछ 20-30 रचनाएं जो और प्रमुख हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो रचनाएं हैं। 7 से 8 प्रश्न, जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य और पद्य में मिलाकर, उसमें से 7 से 8 प्रश्न आपसे रचनाओं से संबंधित ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। साथ ही कुछ रचनाएं मैं आपको और भी बता देता हूं, उनको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। वो भी कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ 1 या 2 प्रश्न हटकर पूछे जाते हैं ना, जैसे हर साल कुछ तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपसे रिपीट पूछ लेते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे नए प्रश्न जो बनकर आते हैं, जो हटकर पूछे जाते हैं, वो इन रचनाओं में से, इनके अलावा जो मैं आपको रचनाएं बता रहा हूं उनमें से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब नामक कहानी बताई, इसके अलावा ठाकुर का कुआं बताई, मंत्र बताई। ये जो रचनाएं हैं ये कुछ अलग हट की रचनाएं हैं जो आपको देखने को थोड़ा कम मिलती हैं, लेकिन कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ जाता है और बच्चों ने ये रचनाएं पढ़ी नहीं होती। तो इन रचनाओं को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक कहानी ये भी है, पांडे बेचन शर्मा जो उग्र जी हैं उनकी कहानी शैतान मंडली, ये भी पूछ लेता है। और चॉकलेट नामक कहानी भी उन्होंने लिखी है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। ठीक है, तो ये भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे, अभी ये था हमारा जो था छायावाद योग। छायावाद योग को एक अन्य नाम शुक्ल योग के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर शुक्ल योग भी वही पढ़ते हैं हम कि 1918 से 1938 या 36, और जो छायावादी योग है वो भी हम पढ़ते हैं 1918 से 1938। तो जो छायावादी योग है उसी को हम शुक्ल योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। और याद रखिएगा जो छायावादी योग था उसमें हंस नामक पत्रिका भी काफी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे छायावादी युग। हंस नामक पत्रिका जो थी उसका जो वो हिंदी गद्य के विकास में उसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी ले लें। इसके अलावा जब छायावादोत्तर युग, अब देखिए छायावादी युग के बाद प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग बोलते हैं, उसको हम छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। छायावादी युग के बाद आया छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, क्योंकि छायावादी युग को शुक्ल युग बोला जाता था, ऐसे ही छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। इसको इसके अलावा प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो कुछ अन्य नाम है इनको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जो समय काल है वो क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। समय काल है 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी। तो ये 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी है। जो छायावादोत्तर युग था उसमें क्या था, कुछ हमें
नए प्रकार की जो लेखन शैली है उनसे परिचय होने को मिला है। मतलब जो रचनाकार थे इस युग में, उन्होंने नई लेखन शैली अपनाई। अभी तक तो लेखन शैली कुछ का विषय जो था वो स्वतंत्र संग्राम से संबंधित था, या फिर जो लेखक थे वो लोगों के अंदर जो भावनाएं थी उससे संबंधित रचनाएं करते थे। अब जो है हमें शुक्लोत्तर युग में नए प्रकार की लेखन शैलियां देखने को मिलती हैं। अब वो लेखन शैलियां कौन कौन सी थी तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि जो जैनेन्द्र कुमार जी थे, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी थे, उनकी जो लेखन शैली थी वो मनोवैज्ञानिक निगूढ़ता पर लिखते थे या दार्शनिक मुद्रा पर लिखते थे, यानी कि दार्शनिक मुद्रा मतलब दर्शन शास्त्र से संबंधित रचनाएं जैनेन्द्र कुमार जी ने बहुत सारी की हैं। इसके अलावा जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, उन्होंने विचारशीलता पर संबंधित विषय पर बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, अज्ञेय जी ने बौद्धिकता पर संबंधित रचनाएं की हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने तर्क प्रधान संबंधित बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भगवत शरण उपाध्याय जी थे, उन्होंने ऐतिहासिक जो घटनाएं थी उनका बहुत अच्छा नाटकीय विश्लेषण किया है। तो ये कुछ नई शैली थी। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक यानी मजाकिया ढंग वाली शैली का प्रयोग किया। तो ये नई शैलियां हमें देखने को मिलने लगी थी शुक्लोत्तर यानी छायावादोत्तर युग में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि छायावादोत्तर युग की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हम पढ़ेंगे। छायावादोत्तर युग की प्रमुख कहानियां हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनके द्वारा जो लिखी गई प्रमुख कहानियां हैं वो है रेल की सिटी, रोज, अमर वल्लरी और शरणार्थी मैना। ठीक है, ये जो थी अज्ञेय जी द्वारा लिखित रचनाएं थी। अमर वल्लरी, शरणार्थी मैना, रेल की सिटी, रोज, ये सब अज्ञेय जी द्वारा लिखित कहानियां थी। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी ने मास्टर साहब, परख, एक रात और ध्रुव यात्रा, जैनेन्द्र कुमार जी ने जो ध्रुव यात्रा है वो कहानी लिखी है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है जो ध्रुव स्वामिनी है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे जो इनकी कहानियां हैं वो है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, ये जो है जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियां हैं। इसके अलावा उन्होंने जानवी नामक एक कहानी लिखी है, वो भी आप नोट कर सकते हैं जैनेन्द्र कुमार जी की। अब पढ़ेंगे इलाचंद जोशी जी की कहानियां कौन कौन सी हैं। तो इलाचंद जोशी जी की प्रेतात्मा, मिस्त्री और रोगी, ये जो कहानियां हैं ये इलाचंद जोशी जी ने लिखी है। इसके अलावा चौथे विवाह की पत्नी, ये भी उनकी एक प्रमुख कहानी है। ठीक है, इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी ने भी अम्बपालिका नामक कहानी लिखी है, रूढ़ी रानी नामक कहानी लिखी है, भिक्षुराज नामक कहानी लिखी है। तो ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की कहानियां मैंने आपको बता दी। लेकिन जो ये कहानियां मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं जो छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग या प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग, इतने सारे नाम हैं, इनमें इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख उपन्यास जो हैं वो लिखे गए हैं और उनके उपन्यासकार कौन कौन से हैं। तो देखिए इस जो छायावादोत्तर युग है इसमें हमें बहुत सारे नए नाम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नए नए लेखक देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे नाम होंगे जो शायद आपने अभी तक सुने ना होंगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो छायावादी युग में आ रहे थे, इनके नाम तो बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आपने कई बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, इनकी कहानियां पढ़ी होंगी। लेकिन जो ये अब नए नाम आ रहे हैं जैसे कि यशपाल जी हो गए, इलाचंद्र जोशी जी हो गए, जैनेन्द्र कुमार जी हो गए, इनके नाम आपने बहुत ही कम सुने होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रमुख उपन्यास। यशपाल जी का कौन सा है, तो यशपाल जी का झूठा सच और देशद्रोही नामक उन्होंने प्रमुख उपन्यास लिखे हैं यशपाल जी ने। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य के रूप नामक भी एक उपन्यास लिखा है, वो भी काफी प्रमुख है। नागार्जुन जी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो रतिनाथ की चाची और बलचनमा, ये नागार्जुन जी के प्रमुख जो है उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ, ये भी उन्होंने प्रमुख उपन्यास नागार्जुन जी ने लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा राव संकृत्यानंद जी का कौन सा उपन्यास है, वो है जय योधे, ये बहुत ही प्रमुख है रचना उनकी। जो राव संकृत्यानंद जी हैं उनकी ये बहुत ही प्रमुख रचना है जय योधे, इसको जरूर आप बहुत अच्छे से याद रखें, इसके बारे में आप कभी मत भूलें। ये आपसे जहां तक चांसेस हैं इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। सिंह सेनापति, ये भी राव संकृत्यानंद जी का प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा अगर पढ़ते हैं हम
तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि मैला आंचल, ये बहुत ही प्रमुख उनकी एक रचना है उपन्यास के अंतर्गत, जिसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता नामक रचना लिखी है, यानी उपन्यास जो है उनका, उसका नाम है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ये धर्मवीर भारती जी के बहुत ही प्रमुख उपन्यास रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रांगे राघव जी एक रचनाकार हैं, उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें घरौंदे नामक उपन्यास बहुत ही प्रमुख है, ठीक है। रांगे राघव जी हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। मुर्दों का टीला और आखिरी आवाज तो इन्होंने लिखा ही है, मुर्दों का टीला और आखिरी आवाज इनका उपन्यास है। इसके अलावा इनका घरौंदे नामक उपन्यास है, वो भी बहुत ही प्रमुख है। इसके अलावा एक और है, क्या मुर्दों का टीला तो हो गया, हाँ एक और उपन्यास इनका है, वो था अंधेरे का जुगनू। हाँ, अंधेरे का जुगनू जो है वो उन्होंने लिखा है। अंधेरे का जुगनू भी काफी इनका प्रमुख उपन्यास है, ठीक है। प्रमुख नाटक के बारे में अगर हम बात करें, इस छायावाद उत्तर काल में कौन कौन से प्रमुख नाटक हुए हैं, तो धर्मवीर भारती जी का अभी अंधा युग, अभी हमने पढ़ा था। धर्मवीर भारती जी के जो था गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये उनका प्रमुख उपन्यास था। अब हम पढ़ रहे हैं कि उनका प्रमुख नाटक है, उनका प्रमुख नाटक कौन सा है, अंधा युग, ठीक है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क जी ने कुछ नाटक लिखे हैं, जैसे कि जय पराजय, अंधी गली, कैद। जय पराजय जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी का काफी प्रसिद्ध नाटक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा एक और जो नाटक है उन्होंने लिखा है कि नहीं इतना ही, उपेंद्र नाथ अस्क जी के यही प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा हाँ, अगर हम चाहें तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का जरूर पढ़ सकते हैं। दर्पण नामक इन्होंने नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने, वो काफी पूछा जाता है। और दर्पण और कर्फ्यू, दो नाटक ऐसे हैं जो लक्ष्मी नारायण लाल जी की पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप प्रमुख संस्मरण या रेखा चित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। जो संस्मरण या रेखा चित्र रचनाएं जो की गई हैं शुक्लोत्तर युग या छायावाद उत्तर युग में, वो कौन कौन सी हैं। महादेवी वर्मा जी जो हैं उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रेखा चित्र रचनाएं की हैं। कौन कौन सी रचनाएं की हैं, मेरा परिवार जो पथ के साथी है, मेरा परिवार तो ठीक है, पथ के साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये तीन, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, जी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, इनको आप कभी मत भूलिएगा। महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध रेखा चित्रों में आते हैं ये, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध रेखा चित्र रचनाएं हैं, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने कौन कौन से रेखा चित्र लिखे हैं, तो माटी की मूरत, गेहूं और गुलाब। अब देखिए गेहूं बनाम गुलाब नाम से एक निबंध भी है रामवृक्ष बेनीपुरी का, लेकिन उसका नाम है गेहूं बनाम गुलाब, वो निबंध है, जबकि गेहूं और गुलाब इनका एक रेखा चित्र है, इसके बारे में आप याद रखिए। इसके अलावा लाल तारा नामक भी रेखा चित्र इन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। और इनके अलावा एक पद्म सिंह शर्मा नामक रचनाकार हैं, उनका रेखा चित्र है पद्म पराग, वो भी काफी प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी आप याद रखिए। इसके अलावा बनारसी दास चतुर्वेदी जी एक रचनाकार हैं, उनके द्वारा लिखा गया है हमारे अध्याय, एक उनके रेखा चित्र का नाम है हमारे अध्याय, और उनका एक रेखा चित्र है जिसका नाम भी रेखा चित्र है, यानी कि रेखा चित्र नामक रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखा है, उसका नाम ही खुद रेखा चित्र है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने भी माटी हो गई सोना, दीप जले शंख जले, ठीक है, और जिंदगी मुस्कुराई, ये रेखा चित्र हैं जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखे हैं। तो ये आपके अभी तक आपने शुक्ल युग यानी छायावादी युग के बारे में पढ़ लिया, और शुक्लोत्तर युग के बारे में भी आपने पढ़ लिया, यानी छायावाद उत्तर युग या प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग, ये इनके नाम थे। तो जो आधुनिक काल था उसके अंतर्गत आपको यहीं तक पढ़ना था, इसके आगे आपके सिलेबस में जो नवलेखन योग है वो दिया नहीं गया है, तो आपको यहीं तक, इसके अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपने आज पढ़ ली, इसके पहले भी आपने बहुत सारी रचनाएं पढ़ ली, पिछले वीडियोस में काफ़ी सारी रचनाएं, काफ़ी सारी घटनाएं, कौन सी पत्रिका कब, जैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा की आपने स्थापना पढ़ी थी, इसके अलावा कवि वचन सुधा नामक पत्रिका आपने पढ़ी थी, तो ये सब पत्रिकाएं भी जो प्रसिद्ध थी वो आपने पढ़ ली, हरिचंद मैगजीन नामक पत्रिका। तो इन सब से संबंधित जो अभी तक घटनाएं आधुनिक काल में हुई थी, जो हिंदी गद्य के साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बहुत सारी रचनाओं के बारे में आपको वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे, तब तक आप तैयारी को जारी रखते रहिए। उसके अलावा आपने जब
पिछले वीडियो पढ़े हैं उसमें मैंने ये रचनाएं आपसे पूछी थी, आपके बारे आपको बताई थी, पूछी नहीं थी, बताई थी आपको इन रचनाओं के बारे में। तो आप इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। रचनाएं हैं रसज्ञ रंजन, चंद्रकांता संतति, 11 वर्ष का समय। ये 3 रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज जो हमारा है वो आधुनिक काल या कह दीजिए हिंदी गद्य के जो साहित्य का इतिहास था वो पूरा हो गया। इसके अलावा बहुत सारी गद्य की विधाएं हैं, उनके बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो प्रत्येक विधा के अंतर्गत जैसे नाटक विधा अलग हुई, तो नाटक जितने सारे नाटक लिखे गए हैं सारे कालों को मिलाकर, आधुनिक काल को मिलाकर, पूरा आधुनिक काल, चाहे भारतेंदु युग हो, चाहे फिर आपका द्विवेदी युग हो, चाहे आपका छायावादोत्तर युग हो, उसके अंतर्गत जितने भी नाटक लिखे गए हैं उनके लिए अलग से वीडियो, निबंध के लिए अलग से वीडियो, प्रमुख उपन्यासों के लिए अलग से वीडियो, यात्रावृत्त रचनाओं के लिए अलग से वीडियो। तो जो हिंदी गद्य की अलग विधाएं हैं उनके बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सिलेबस में वैसे अलग से गद्य विधाओं का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें नाटक, निबंध और उपन्यास वगैरह और यात्रावृत्त वगैरह, इन सब के रेखाचित्र वगैरह, इन सब के बारे में थोड़ा सा पार्ट आपका है जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो मैं आपको इसी पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप विभिन्न बहुत सारी विधाओं के बारे में और बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। कुछ 2-4 दिन के अंतराल में आप अपनी रचनाओं को फेरते रहिए। प्रतिदिन एक आदत बना लीजिए कि आपको 10 से 15 रचनाएं प्रतिदिन याद करनी है, क्योंकि जब आप इकट्ठा याद करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप 10 से 15 रचनाएं प्रतिदिन तैयार करते रहिए, उनका रिवीजन बार बार करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस संधि, रस, छंद, अलंकार आपने नहीं देखे हैं अगर तो वो भी देख लीजिए। उससे भी संबंधित जो वो वीडियोस हैं उसी के अंतर्गत आपसे 8 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही साथ हिंदी गद्य का साहित्य आज पूरा हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो नाटक, निबंध, उपन्यास वगैरह इन पर एक अलग से वीडियो जिसमें केवल नाटक की रचना होंगी, केवल निबंध की रचना होंगी, केवल उपन्यास होंगे, जो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके अंतर्गत मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपकी तैयारी हिंदी गद्य के जो साहित्य है उसकी तो आपकी लगभग 99% कंप्लीट हो जाएगी। और जो लाइव टेस्ट है वो आपके नए चैनल पर लिए जाते रहेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन है वो होता रहे और आपके अंदर निपुणता आ जाए प्रश्नों को हल करने की, प्रश्नों को पहचानने की, रचनाओं को पहचानने की, उनके रचनाकारों को पहचानने की। तो इस तरह से आपकी तैयारी को आगे जारी रखा जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। आगे जो वीडियो होगा वो बहुत ही जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा और जल्द ही जल्द हम पद्य साहित्य का जो हिंदी पद्य का जो साहित्य है उसका इतिहास काल भी हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।